और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की ये पहल रहती है कि वो आपको हर जानकारी से रूबरू कराए जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। और आज भी कृषि दर्शन आपके लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर के आया है जो कि आपके लिए कारगर सिद्ध हो। आज हम आपको कार्यक्रम में रूबरू करवाएंगे पी.के. स्वैन जी से, जो कि डायरेक्टर जनरल है नियाम से। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में वक्त हो चला है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। फलों को ताजा रखेगा ग्राफीन फ्रूट रैपर, जल संकट को दूर करेगी किसान फार्म पॉन्ड स्कीम, तिलहन क्षेत्र में पाम ऑयल मिशन को मिली मंजूरी और टोंक कलेक्टर ने किया केवीके का दौरा। फलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए जहरीले रसायनों से मुक्त ग्राफीन फ्रूट रैपर विकसित किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के डॉक्टर पी.एस. विजय कुमार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कार्बन से बने एक ऐसे मिश्रित कागज को विकसित किया है जिसमें परिरक्षक रसायन मिलाए गए हैं। इसका फलों के तोड़े जाने के बाद उनकी जीवन अवधि को बढ़ाने में मदद करने के लिए रैपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि ये नया उत्पाद फलों को तोड़े जाने के बाद की जीवन अवधि बढ़ाकर किसानों और खाद्य उद्योग को लाभ पहुंचा सकता है। फलों के लिए इस रैपर का उपयोग करने से यह भी सुनिश्चित होगा कि ग्राहक को स्वस्थ गुणवत्ता वाले फल मिले। इस ग्राफीन फ्रूट रैपर के उत्पादन के लिए केवल जैविक पदार्थों की ऊष्मा से उत्पादित कार्बन की जरूरत होती है, इसलिए इससे बायोमास की खपत बढ़ने और रोजगार सृजन में भी इसका लाभ होगा। फार्म पॉन्ड स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदक किसान के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। किसान को फार्म पॉन्ड योजना के तहत दो तरह से सहयोग मिलता है। एक कच्चा तालाब जहां पर लगभग 1200 घन मीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। दूसरा पक्का तालाब जिसमें बारिश से आए पानी को उपयोग के लिए लंबे समय तक सहेजा जा सकता है। योजना में राजस्थान कृषि विभाग सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये कच्चे फार्म पॉन्ड पर अनुदान देता है। इसी तरह यदि इनमें प्लास्टिक लाइनिंग कार्य किया जाए तो अधिक अनुदान मिलता है। यह राशि बढ़कर लगभग 90,000 रुपये तक हो जाती है। योजना में लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि 0.3 हेक्टेयर होनी चाहिए। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य तेल पर नेशनल मिशन को लागू करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCEA की अहम बैठक में पाम ऑयल मिशन को मंजूरी मिल गई है। इस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पाम ऑयल भाव को लेकर हमने MSP जैसी सुविधा बनाई है। इसके अलावा अगर भाव गिर गए तो किसानों को केंद्र सरकार DBT के माध्यम से सीधे पैसे मुहैया कराएगी। तोमर ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके तहत पाम ऑयल के पौध की कमी को दूर करने के लिए 15 करोड़ तक की नर्सरी के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय किया गया है। इस काम में करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तोमर ने कहा कि पाम ऑयल उच्चतम पैदावार वाली 12मासी फसल है। पाम ऑयल के ताजे गुच्छों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। टोंक केवीके में चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम किसानों के लिए लाभदायक है। इसका लाभ सीमांत किसान तक पहुंचने से उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे।
टोंक की कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र टोंक का दौरा किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी.वी. सिंह ने केंद्र की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों की गतिविधियों के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही केंद्र में स्थापित विभिन्न लाभदायक इकाइयों के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उपनिदेशक कृषि प्रसार और राजीविका के अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र में संचालित लाभदायक इकाइयों का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सके। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी नियाम के बारे में। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पी.के. स्वैन जी। पी.के. सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि नियाम क्या है? वंदना जी, नियाम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो जयपुर शहर में बसा हुआ है, जिसके कैंपस एक ये इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम किए जाते हैं, जो AICTE रिकॉग्नाइज्ड है और 2 साल वाला प्रोग्राम भी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटेक जो लेते हैं वो कैट और सिमैट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करके और आते हैं, और जिनको हम स्क्रीनिंग करते हैं इंटरव्यू और रिटन के थ्रू ऑल इंडिया बेसिस में। और भारत के डिफरेंट प्रांत से हम स्टूडेंट्स लेते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये है रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कैंपस में रहते हैं। बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, और पूरा 2 साल रिगोरस यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। और इसके बीच में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में भी हमारा समर ट्रेनिंग होता है, जो इंडस्ट्री के साथ स्टूडेंट्स के अटैचमेंट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और इसके बाद जो सेकेंड ईयर में फिर इन लोगों का कैंपस इंटरव्यू होता है फॉर फाइनल प्लेसमेंट इंडस्ट्री के साथ, एग्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इनपुट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जितने भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के में कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। और हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सक्सेसिवली हम लोग 100% कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को देते हैं। तो ये जो है, ये है भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है, कृषि और किसान वेलफेयर के जो मंत्रालय है, कल्याण के मंत्रालय है, इसके ही ये इंस्टीट्यूट है, जो 32 एकड़ के कैंपस यहाँ पे जयपुर में एस्टेब्लिश्ड है। और ये 1988 में ये स्टार्ट हुआ था एज ए ट्रेनिंग सेंटर फॉर एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रमोशन इंडिया में, भारत में, जिसमें हम जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूट जो स्टेट के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं। जो मार्केटिंग बोर्ड है उनके ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं। उनके भी जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री के साथ भी ये काम करते हैं, वेरियस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, एग्री बिजनेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ, उनके भी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। फार्मर्स ट्रेनिंग करते हैं। किसान स्कूल भी खोल के रखे हैं, जो किसान स्कूल में डिफरेंट स्टेट्स में भी ये किसान भाइयों को भी ट्रेनिंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेनिंग करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी ट्रेनिंग करते हैं। पूरा देश में हर कोने कोने में ही जाते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए। काफ़ी ट्रेनिंग होता है, लगभग 300 के आसपास ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट होता है, जो पीजी डिप्लोमा कोर्स से अलग है। इसके अलावा भी नियाम में हमने एक स्टार्टअप सेंटर भी खोला है। ये जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये जो स्टार्टअप सेंटर है, हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उसमें ये स्टार्टअप सेंटर खोला गया है, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं जो स्टार्टअप आइडियाज़ देश में, और उनको ला के यहाँ पर 2 महीना का पूरा ट्रेनिंग हम कराते हैं। जैसे कि आइडिया स्टेज होता है और सीड स्टेज होता है। दोनों स्टेज के जो एंटरप्रेन्योर है नोवेल आइडियाज़ लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज़ लेके आते हैं, जो एकदम पूरा अपने आप में एक नया है, तो उसको हम प्रमोशन करते हैं, ताकि ये जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे मतलब सिस्टम प्रोसीजर ये है नया इकट्ठा करते हैं। और उनको ट्रेनिंग के साथ साथ भी फाइनेंशियल ग्रांट का भी प्रावधान देते हैं, ताकि वो अपने आप सक्षम होकर खड़े हो सकें। और ये जो है इंस्टेड ऑफ जॉब गिवर, आई मीन जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, और देश के जो इकोनॉमी में ये पूरा योगदान दें। तो इसलिए अगर देखेंगे, नियाम जो है एजुकेशनल स्फीयर में भी है, ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी है,
और स्टार्टअप प्रमोशन में भी है, और हमारे जो फैकल्टी है रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं स्टेट्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके उसको रिसर्च पब्लिकेशंस भी करते भी हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि देश के दूर दूर से विद्यार्थी इसमें अपनी एडमिशन लेने के लिए आते हैं, उस एडमिशन की क्या मतलब योग्यता रहती है? ये जो एडमिशन प्रोसेस हमारा है जी इसमें होता है कि जो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जी मोस्टली हमारा जो है बीएससी एग्रीकल्चर में, जी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्री मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस में ये बीएससी होना ज़रूरी है। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे आते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह से आते हैं, ये जो एग्रीकल्चर करके। फिर भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में, इवन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में भी जो ग्रेजुएशन करके आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो कैट है जी और जो सिमैट है, उसमें स्कोर जो है उसके आधार पर हम उनको फिर आगे एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो रिटिन हम करते हैं, रिटिन और इंटरव्यू करते हैं। जी जो बच्चे बीएससी जो ग्रेजुएशन करके ये टेस्ट जो सिमैट और कैट का स्कोर लेके आते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, नेशनल एडवर्टाइजमेंट, जो अप्लाई करते हैं तो उनको फिर टेस्ट करके सिलेक्ट मेरिट लिस्ट निकालते हैं। और यहाँ पे हमारे लगभग हम 65 के आसपास बच्चों को हम एडमिशन देते हैं हर साल अभी। तो ये जो मेरिट लिस्ट में हम 65 बच्चों को लेते हैं और उनको रिगोरस ट्रेनिंग हम 2 साल पूरा एजुकेशन कराते हैं। जी तो सर, जो विद्यार्थी विशेष तौर पे इसमें जैसे मेरिट लिस्ट में आते हैं, या जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का कोई योगदान? यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे कोर्स के फ़ी है जी ये बहुत सब्सिडाइज्ड कोर्स फ़ी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन होने के कारण गवर्नमेंट फंडिंग से है। जी इसलिए हम कम से जितना भी कम हो सके हम कोर्स फी चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे 45 कोर्सेस पढ़ाया जाता है 2 साल में, जो आईएम्स में भी पढ़ाते हैं और कोई भी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में इंडिया में पढ़ाते हैं। जो जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग के ऊपर, जो आईएम्स वगैरह में मुश्किल है, एक्सेप्टिंग फॉर आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ, जहाँ पे एग्री बिजनेस के कोर्सेस है, बट बाकी आईएम्स में ये कोर्स है नहीं। तो इसलिए हम देखा जाए तो हमारे जो कोर्सेस है वो आईएम से भी ज़्यादा है, और लेकिन फ़ी जो है हमारा फ़ी लगभग 1/3 होता है आईएम्स के। और सेकेंड इज़ यहाँ पे जो है कम होने के कारण बैंक लोन लेने में उनको बहुत आसानी हो जाता है। हमारे जो लोकल बैंक्स में ये भी हेल्प कर देते हैं, ताकि जहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं वहाँ पे ले जाते हैं। और ये जो हमारा 100% कैंपस प्लेसमेंट होने से क्या होता है कि जब ये प्लेसमेंट हो जाता है तो उनको 1 साल 2 साल के अंदर ये पूरा लोन चुका देते हैं। तो इसलिए बहुत आसानी से इसको कोर्स कवर कर लेते हैं। सर, अगर हम नियाम संस्थान के बारे में बात करें कि वर्तमान में मार्केटिंग में नियाम की क्या भूमिका चल रही है? नियाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये बाकाया ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस देश में प्रमोशन के लिए काम करते हैं। जी तो अगर देखेंगे जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग में क्या होता है कि जो मार्केट्स हमारा इंडिया में डेवलप हुआ है, होलसेल मार्केट्स, क्योंकि जब फार्मर जो हमारे किसान भाई जब हार्वेस्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट होता है हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्टिंग स्टेज से जो प्रोड्यूस को लेके होलसेल मार्केट्स में आते हैं। और ये स्टेट के सब्जेक्ट होने के कारण जो हमारे एपीएमसी मार्केट्स है वहाँ पे वो बेचते हैं इसको। तो नियाम देखेंगे, नियाम जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये जो एपीएमसी मार्केट के डेवलपमेंट, इसके जो विकास है, रिफॉर्म्स है, इसके ऊपर पूरा दम में काम करते हैं स्टेट्स के साथ मिलके। और इसके अलावा जो किसान भाई जो प्रोजेक्ट लेते हैं बैंक से, प्रोजेक्ट अप्रूव करा के लोन लेके सारे वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उसको इवैल्यूएशन, उसको ट्रेनिंग दिलाना, ये सब काम किसान को पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उसको वैल्यू चेन बनाना है, कैसे स्टोरेज सिस्टम में रखना है ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो, कैसे किस मार्केट में बेचना है, मार्केट एक्सेस कैसे लेना है, सारे नॉलेज जो किसान के साथ पूरा शेयर करते हैं। हमारे किसान बिजनेस स्कूल भी है, और किसानों को ऐसे भी हमने ट्रेनिंग बहुत प्रकार के रखे हैं जो फार्मर्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जिसमें ये लोग डिफरेंट स्टेट्स में जाके किसान भाइयों को ट्रेनिंग करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि नियाम अभी किसान भाइयों के लिए परम मित्र के रूप में काम कर रहा है। जी, नियाम की अभी वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में नियाम किसानों के लिए क्या कुछ नया कर रहा है? एब्सोल्युटली। अभी जैसे कि अभी आपने सुने होंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन का भी जो योजना है,
हमारे जो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके दिग्दर्शन में ये स्कीम अभी लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर। प्रधानमंत्री जी लास्ट ईयर फरवरी में चित्रकूट में लॉन्च किए थे। जी। तो उसी में अभी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोशन करने में अभी नियाम का काफ़ी बड़ा योगदान है। जी। जैसे कि आप जानते हैं भारत में 86% किसान जो है लघु और सीमांत किसान होते हैं। बिल्कुल। तो 2 हेक्टेयर तक मैक्सिमम लैंड होता है, जो अनलाइक जैसे यूएसए वगैरह में उनके 400 हेक्टेयर तक है, या अगर देखेंगे यूरोप में देखेंगे तभी भी उसमें 30-40 हेक्टेयर से कुछ कम नहीं होता है एवरेज, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज़। बट इंडिया में बहुत छोटे और सीमांत किसान होते हैं जिनके जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर तक है, इसलिए उनका प्रोड्यूस भी कम होता है और मार्केट एक्सेस इसी के कारण कम हो जाता है। तो ये जो मार्केट बार्गेनिंग पावर है उनके हो नहीं पाता है। तो इसका एक तरीका वर्तमान की सरकार ने निकाले हैं, अगर ये किसान भाइयों को जोड़े, छोटे लघु और सीमांत किसान को जोड़ के एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और उस संगठन में शक्ति आ जाए तो ये मार्केट के साथ डील कर पाएंगे। तो इसीलिए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस स्कीम को लेकर आए हैं, जिसमें अभी जोड़ा जा रहा है। और ये जो नियम हमारा है इनको अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, वैल्यू एडिशंस कैसे करना है, अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कंप्लायंस इशूज़ क्या है, और इसमें कैसे मार्केटिंग कर सकें, कि कहाँ पे मार्केट ढूंढ के उसे एस्टेब्लिश करें, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाए, ये ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल करने में जुटे हुए हैं। उसके अलावा जो आपने सुने होंगे कि जो ई-नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के एक पहलू है, जिसमें जो सारे होलसेल मार्केट्स को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत बड़ा आइडिया है, गाइडेंस भी है, जिसके कारण हम लोगों ने इसको लेके आए हैं, जिसमें ई-नाम भी ये नियम भी ई-नाम क्षेत्र में भी काम कर रहा है। अभी रिसेंटली उसको इवैल्यूएशन भी किए थे और इसमें भी ट्रेनिंग भी देते हैं जो फार्मर्स भाई, जो किसान भाइयों को, ताकि जो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म होने के कारण उसको कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे उसको यूज़र फ्रेंडली करके ट्रेडिंग करें, वो पूरा इंटरली इसमें काम कर रहे हैं, ताकि जो डिजिटल डिवाइड हमारा देश में है वो दूर हो और किसान भाइयों, छोटे और सीमांत किसान जो है उसका आसानी से मोबाइल के जरिए में ये ई ट्रेडिंग कर सकें, ये भी इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये लोग जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस करने में कैसे कम किया जाएगा, स्टोरेज सिस्टम को कैसे बढ़ा के उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करें, वैल्यू एडिशंस कैसे करें, ये भी हम किसान भाइयों को यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि किसान उत्पादन संगठन, तो सर हमारे किसान बड़े ही भोले भाले हैं, तो किसान किस तरह से नियम से इस प्रक्रिया, इस संगठन से जुड़ सकें, वो प्रक्रिया आप ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसमें जो है जो स्कीम हमारे है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO, जो फॉर्मेशन पार्ट भी है, प्रमोशन पार्ट भी है किसान उत्पादक संगठन के। इसमें हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को एंगेज किए हैं, जैसे कि अभी हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर नाबार्ड को रखे हैं, नाफेड भी है, और जैसे कि हमारे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम SFAC भी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में निरामक भी है, और इस टाइप के जो हरियाणा में SFAC है, और कर्नाटक में वाटर सेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं। और इसके अलावा अभी हमने हनी बी कीपिंग FPO के लिए ट्राइफेड और NDTV जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर चुने हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अपने प्रोफेशनल एजेंसी एक नियुक्ति करते हैं, जिसको कहते हैं कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये गांव-गांव में जाके ये क्लस्टर्स आधारित ये जो FPO फॉर्मेशन करते हैं, और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, उनके अंडर एक कमेटी होता है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, जिसमें ये सिलेक्शन होता है कि प्रोड्यूस का क्लस्टर कितना बड़ा है, 1 प्रोड्यूस, 2 प्रोड्यूस, 3 प्रोड्यूस जो पैदावार है, वो एक ग्रुप ऑफ प्रोड्यूस उस एरिया का जो है जहाँ बनते हैं उसको लेते हुए जो किसान भाई उसको उत्पादन करते हैं उनको जोड़ते हैं, जो गांव-गांव जाके जोड़ते हैं। उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंडर भी होता है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर भी होता है। अब जैसे कि जानते हैं कंपनीज एक्ट में एक पार्ट 9A है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का पूरा उल्लेख है, तो उसमें वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनते हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में ये फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव भी बनते हैं। तो ये जो है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान भाई के लिए है और उनके द्वारा ही है और उनके हित में ही है।
तो ये जो है ये किसान भाई उसको बैठ के अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, उसका सीईओ नियुक्ति करते हैं, उसका अकाउंटेंट नियुक्ति करते हैं और जैसे एक कंपनी चलाते हैं ये किसान मेंबर्स जो है वो पूरा चलाते हैं, जिसमें अपने जो पैदावार है उसको इकट्ठा करते हैं फार्म जो एफपीओ कलेक्शन सेंटर में, उसको वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके मार्केट भी उसके लिए एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। इवन उसके लिए भी भारत सरकार ये जो स्कीम के अंडर उनको इक्विटी ग्रांट भी देते हैं, इक्विटी अनुदान, और उसके साथ क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी देते हैं ताकि बैंक से भी वो कोलेटरल फ्री लोन ले सकें। इसके कारण जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अभी एफपीओ का आया है, इसमें एक एसेट बिल्डिंग भी करते हैं कि जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इक्विपमेंट भी लेते हैं, प्रोडक्शन इक्विपमेंट भी ले पाते हैं, सो टेक्नोलॉजी एक्सेस भी बहुत बढ़िया बन जाते हैं। तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, मार्केट एक्सेस भी बढ़ता है, प्राइस भी बेटर प्राइस रियलाइजेशन होता है। तो इसलिए जो किसान उत्पादक संगठन इसी में जोड़ने के कारण तो उनके जो सामूहिक बिजनेस होता है इसके कारण उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के साथ साथ उनको प्राइस रियलाइजेशन बेहतर होता है जो मेंबर्स को मिल जाते हैं। सर, आज आपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद वंदना। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र, डीडी राजस्थान, झालावाड़ डुंगरी, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारी मेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।